हेलो ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट। मैं सभी टीचरों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने टर्म 1 के अंदर मुझे बहुत मोटिवेट करा और जितना मैं सब्जेक्टिव कंटेंट बना रहा हूं वीडियो वो आपने अपने बच्चों के साथ शेयर करी और मुझे मोटिवेट करा। मैं सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का अगेन धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हो सकूं। दूसरी बात, मैं डॉक्टर विनोद सर का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने टर्म 1 के अंदर इतने अच्छे पेपर बनाए जिसकी वजह से टर्म 1 का रिजल्ट बड़ा ही अच्छा आया सभी बच्चों का। तो अब मैं आपके साथ आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो हमारे 2022-23 सेशन के अंदर जो अकाउंट्स में अपडेट आए हैं वो अपडेट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद सर की जो बुक है उसके अंदर उनकी पार्ट 1 रिलीज हो चुकी है और उसमें सारे मोस्टली अपडेट आ चुके हैं एनपीओ से रिलेटेड, और कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बुक अभी प्रोसेस में चल रही है उसमें भी जो सेशन 222-23 के अंदर जितने भी अपडेट हैं वो इस किताब के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। मैं अगेन डॉक्टर विनोद सर का धन्यवाद करता हूं जो इतनी अपडेशन हमारे लिए जल्दी लेके आते हैं ताकि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ उन अपडेट्स को शेयर कर सकें और बच्चों के अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम अपने जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। तो देखिए, हम आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा 2022-23 के जो हमारे मेजर अपडेट्स हैं वो लेके आ रहा हूं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी, ऑथर डॉक्टर विनोद कुमार, क्लास सीबीएसई, इंपॉर्टेंट चेंजेस फॉर 22-23। और मैं सभी टीचर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार अपने बच्चों को साथ अपने पास ये किताब की स्पेसिमेन मंगाएं। अगर आपको स्पेसिमेन नहीं मिली है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं पब्लिशर को फ़ोन कर दूंगा, जो उनके टीम लगी हैं वो आप तक आपकी किताब पहुंचा देंगे। और अगर आपको नहीं मिलती है उसके बाद मैं डायरेक्ट पब्लिशर्स को भी फ़ोन कर सकता हूं कि आपके घर कोरियर से किताब मंगा लेंगे। तो जिन टीचर्स को ये किताब नहीं मिली है उनको मैं ग्रुप के ऊपर मेरे पर्सनल नंबर पे आप बता दीजिए, तो मैं आपको उनका रिप्रेजेंटेटिव का नंबर शेयर कर दूंगा ताकि आपके पास ये अच्छी किताब आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, ताकि आप अच्छे क्वेश्चंस जो अब आने वाला टाइम जिन क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा है उस पर डॉक्टर विनोद कुमार एडवांस में चलते हैं। और आपने टर्म 1 में देख ही लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग किए गए, 10 सैंपल पेपर, 5 सैंपल पेपर बनाए गए, और आपने भी देखा कि उस क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी थी, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे, टचवुड। और उसके बाद टर्म 1 के बाद बच्चे जो मेरे टर्म 2 में हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो कहते हैं अब हमें असेसमेंट करनी आ गई है, अकाउंट्स को कैसे डील करना है। तो एक बार आप ये किताब को यूज करके देखिए, कॉल आपकी है, उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि हाँ वाकई में हमें और हमारे बच्चों को दोनों को, इस पूरी कम्युनिटी को इस किताब से फायदा हो रहा है। मैं यहां पर किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं डॉक्टर विनोद की प्रमोशन कर रहा हूं या अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी पब्लिशर की प्रमोशन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक बार आप मेरे कहने से इस बुक को देखिए, स्टडी करिए, तो आपको पता लगेगा कि इस बुक के अंदर कितना कंटेंट है। और जो आज यू सेट का एग्जाम आना है और जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से ये बुक, मतलब मैं तो कहता हूं ये 3-in-1 बुक है, ऑल इन वन बुक बन जाएगी। ये आने वाले टाइम के अंदर ये ऑल इन बुक बन जाएगी। इसी किताब से यू सेट का एग्जाम भी बच्चा क्रैक कर लेगा, ये मेरा मानना है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं कहूंगा, मतलब पर्सनल थिंक, मतलब मेरी पर्सनल सोच है कि बच्चा इससे बहुत बेनिफिट उठाएगा। तो चलिए आज हम लेटेस्ट अपडेशन की बात करते हैं। द फर्स्ट अपडेशन फॉर इंपॉर्टेंट चेंजेस फॉर 22-23, हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखते थे अब उसका जो नया नाम हो गया है नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मेरी ऑथर साहब से भी बात हुई एक टाइम में कि मैंने कहा सर एक बताइए, मेरी डिस्कशन हुई उनके साथ, उन्होंने भी कहा हाँ। मैंने कहा जी रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो रिजर्व का पैसा आता है ये हम रिजर्व बनाते हैं, इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से कमाते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है। तो ये जो एसपीआर, अब जिसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते थे, ये पैसा कोई प्रॉफिट से तो क्रिएट नहीं हुआ, ये हमारे को जो हमने शेयर इशू करे उस पर मिलता है। तो सर इसका लॉजिक ये, और जहां बिजनेस लॉस में चल रहा हो और कंपनी अपना आईपीओ ले आती है प्रीमियम के ऊपर, वहां पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा जाता है जबकि कंपनी लॉस में चल रही थी। जैसे कुछ अभी लेटेस्ट आईपीओ आए, कंपनी लॉस मेकिंग थी पर उन्होंने अपना जो आईपीओ लिया वो प्रीमियम पे लिया। तो रिजर्व जो वो नहीं होना चाहिए, रिजर्व नहीं होना चाहिए वर्ड, बहुत सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर्ड इज द मोर यूजफुल, क्योंकि बिकॉज जो
आपका फाइनेंशियल प्रूडेंस है, जो मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस है, उसको वायलेट करता है अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं, बिकॉज रिजर्व इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एंड दिस सिक्योरिटी प्रीमियम, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हमें पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलता है, इट्स नॉट ए रिजर्व, इट्स ए अकाउंट। तो लेटेस्ट अपडेशन ये हुई कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हम टीचर्स ने ये भी देखा होगा कि जो हमारी आंसर की आती है, वहां एग्जामिनर ने हमेशा ये बोला कि किसी बच्चे ने अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखा, आप उसे फुल मार्क्स क्रेडिट देंगे, आप वहां मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हम बच्चों को अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखवाएं तो ज्यादा बढ़िया होगा, और सीबीएसई भी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर्ड लिखा जाए। जैसे कि हमने ये देखा सीबीएसई के अंदर कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट, लॉ ये कहता है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना, बट जब सीबीएसई सवाल पूछती है तो वो ये कहती है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो जहां पर रिक्वायर्ड हो। तो वहां पर भी हम वो बात मानते हैं, तो यहां पर भी ये बात मानी जाएगी कि नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का नया नाम बन गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगला चेंजेस देखिए, अगला चेंजेस आया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने ये देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जब हम बैलेंस शीट पढ़ते थे तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट में फिर टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये चीजें आती थी। तो आप देखिए अब बिफोर नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट और टेंजिबल, इंटेंजिबल में अब जो हो गया है वो नॉन करंट एसेट्स ए नंबर पॉइंट के अंदर आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट, आप इधर देखिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स में आया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज टेंजिबल एसेट्स, दैट इज टेंजिबल एसेट्स, एंड सेकंड इज इंटेंजिबल एसेट्स। तो हम बच्चों को जितना लेटेस्ट अपडेट कराएंगे आगे जाके उन्हीं के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे वो जब कंपटीशन एग्जाम देंगे, सीए करेंगे या एमबीए करेंगे, तो कल को वो ये ना कहें कि हमने ये पुराना क्या पढ़ लिया। तो दूसरा चेंजेस आया है कि हमारा अब जो नॉन करंट एसेट्स था फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वो चेंज होकर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट्स हो गया, जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चेंजेस और वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, नाउ वर्किंग कैपिटल द न्यू नेम इज नेट वर्किंग कैपिटल। मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण देना चाहूंगा। आप सैंपल पेपर नंबर, इसका मैं प्रूफ देता हूं आपके पास। आप सीबीएसई की साइट पे जाइए, आप सीबीएसई की साइट पे जाइए, हम सीबीएसई की साइट पे जाते हैं, वहां सैंपल पेपर सैंपल पेपर जो 2020 में रिलीज किया गया, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24, प्रूफ के साथ कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24, सैंपल पेपर 2020 इशूड बाय द सीबीएसई, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको वहां क्वेश्चन पूछा गया है, वहां वर्ड लिखा गया है नेट वर्किंग कैपिटल की करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी बताइए, जहां पर नेट वर्किंग कैपिटल 0 है। अंडरलाइन द वर्ड नेट वर्किंग कैपिटल, वहां वर्ड वर्किंग कैपिटल नहीं लिखा गया, वहां नेट वर्किंग कैपिटल लिखा गया। तो इस चीज को भी हमें बच्चों के साथ ध्यान रखना है कि नाउ वर्किंग कैपिटल का नया नाम क्या हो गया है, नेट वर्किंग कैपिटल। और इसका एविडेंस मैंने आपको बोला कि आप 2020 का सैंपल पेपर उठाइए जो सीबीएसई ने इशू किया है, और इसका क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल का नाम का पता लग जाएगा कि सीबीएसई भी अब वर्किंग कैपिटल की जगह नेट वर्किंग कैपिटल वर्ड यूज करती है। तो हमें बच्चों को नेट वर्किंग कैपिटल ही बताना है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और अपना अच्छे से वो अपने तैयारी कर सकें। चलिए आगे चलते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा आपका। आगे आ जाइए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए लास्ट ईयर कोविड की वजह से ये चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया, और हो सकता है अभी सीबीएसई का सिलेबस नहीं आया, हो सकता है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फिर दोबारा आ जाए। और अगर आप एक बार ये कहेंगे कि सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कट जाएगा, बट हमारे पास रेशियो एनालिसिस तो है, हमारे पास रेशियो एनालिसिस तो है, तो रेशियो एनालिसिस के अंदर बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है। मैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करता हूं। हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मोस्टली 4 मोड होते हैं 12th क्लास में, जिसमें हमने लमसम मेथड करा, ड्रॉ ऑफ लॉट्स करा, तीसरा हमने ओपन मार्केट करा,
और चौथा करा हमने कन्वर्जन का। जब हम डिवेंचर ओपन मार्केट से ले लेते हैं तो वो मैच्योरिटी डेट से पहले मैच्योर कर दिए जाते हैं। तो इस चीज के ऊपर हमारी करंट रेशो पे क्या फर्क पड़ता है, कई बच्चों का बड़ा क्या कहते हैं इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, प्लस कई टीचर्स का भी मुझे फोन आता है कि सर इस केस में हम क्या करें। तो देखिए मैं पहले बात करता हूं रिडेम्पशन बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि अगर मैं ओपन मार्केट से लेता हूं, जब मैंने ओपन मार्केट डिवेंचर लिए तो डिवेंचर जो थे मेरे वो नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर हेड में आ रहे थे। अब अगर मैंने ओपन मार्केट से ले लिए तो मेरा बैंक कम हो गया, पर वहां पर मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कम हुई, करंट लायबिलिटी कम नहीं हुई, क्योंकि ये डिवेंचर थे ये ड्यू डेट से पहले लिए गए हैं, और ड्यू डेट से पहले आपको पता है ये डिवेंचर जो हैं वो करंट लायबिलिटी के हेड में नहीं होते, वो नॉन करंट हेड की लायबिलिटी में नॉन टर्म बोरिंग के अंदर होते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ कि आपने जब रिडीम करे ओपन मार्केट से तो बैंक कम हो गया और डिवेंचर कम हो गया, और डिवेंचर था मेरा नॉन करंट लायबिलिटी में, तो वहां मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कम हुई। तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो करंट रेशो है कोई भी रही तो ऊपर से आपका करंट एसेट्स कम हो गया, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी चेंज नहीं हुआ। इट विल बी डिक्रीज द करंट रेशो बिकॉज ओनली करंट एसेट्स डिक्रीज। अब आ जाइए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मैच्योरिटी डेट पे। जब डिवेंचर मैच्योरिटी डेट पे होता है तो हमने एक चीज पढ़ी मैच्योर डिवेंचर, कि अगर वो अगले ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर डिवेंचर कोई मैच्योर होते हैं तो हम जो लास्ट बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर हम जो डिवेंचर है उसकी सेगमेंट चेंज कर देते हैं, उसकी नॉन करंट लायबिलिटी से वो करंट लायबिलिटी में आ जाती है, क्योंकि बिकॉज करंट लायबिलिटी या दोज लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन द 12 मंथ्स, तो जो 12 महीने के अंदर देनी होती है वो करंट लायबिलिटी में आ जाती है। हालांकि उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, पर उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, वो नॉन करंट लायबिलिटी से शिफ्ट होकर करंट लायबिलिटी में आ जाती है। तो जब वो मैच्योरिटी के टाइम पे मैं डिवेंचर रिडीम करता हूं तो बैंक कम हो गया और करंट लायबिलिटी कम हो गई, यानी कि दोनों साइड ऊपर से भी करंट एसेट्स कम होती है और नीचे से करंट लायबिलिटी कम होती है। अगर मेरी रेशो 2:1 की है आइडल रेशो, तो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी जो रेशो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी करंट रेशो। तो आप ये देखिए इट विल बी इंक्रीज इंप्रूव करंट रेशो, ये मैंने मान के किया है कि अगर मेरी आइडल रेशो 2:1 है, because debenture are a current liability in this case, so there will be decrease in current liability and decrease in current assets। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रिमिलरी एक्सपेंसेस। प्रिमिलरी एक्सपेंसेस जैसा कि आपको पता है कि प्रिमिलरी एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर दिए जाते हैं जिस टाइम वो इनकर्ड होते हैं। हाँ सर, ये इनकर कर दिए जाते हैं। और ये अब आपके पास दो ऑप्शन है कि प्रिमिलरी एक्सपेंसेस को आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से भी राइट ऑफ कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। अब इसका कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट आएगा, तो देखिए प्रिमिलरी एक्सपेंसेस शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर दे आर इनकर्ड इफ दे आर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ नहीं करा, इसका मतलब आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट किया हुआ है। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारी एक एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो 100 बात की एक बात, जो चीज P&L में नॉन ऑपरेटिंग के नाम से डेबिट हुई है इसका मतलब वहां वो डिडक्ट हुई है, तो मुझे उसको उसकी नलीफाई करने के लिए मुझे उसको ऐड बैक करना ही करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं प्रिमिलरी एक्सपेंसेस शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर दे आर इनकर्ड इफ दे आर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L ओनली देन दे विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मैंने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया तो ये P&L में आया ही नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो जब मैं ऑपरेटिंग की एक्टिविटी निकालूंगा और एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग करूंगा, जब मैंने वहां पर प्रिमिलरी एक्सपेंसेस को डेबिट किया ही नहीं है, यानी कि जो मैंने नेट प्रॉफिट निकाला उसमें मैंने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसे माइनस ही नहीं करा, तो मैं उसे नलीफाई करने के लिए एड बैक कैसे कर सकता हूं। तो आपका ये आंसर आ गया, इफ द प्रिमिलरी एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट SPR अकाउंट नो इंपैक्ट ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने इसका आपको रीजन ही बता दिया है। तो इसके आगे बाद हम चलते हैं आगे वाली स्लाइड के ऊपर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अंदर भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं जिसमें एसेट क्रिएट होती है और एक में एसेट क्रिएट नहीं होती। तो आप चलिए, अगर मैं कहता हूं कि व्हेन द एसेट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अब उसमें भी दो बातें हुई कि एसेट जो है वो कंप्लीट हो गई है या अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अगर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो क्या होगा, सपोज द पेविलियन इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड मेक 2 or 3 years फॉर द कंप्लीशन, only expenditure part will be added to the capital fund और only expenditure part will shown in the asset side of the capital work in progress। बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल फंड पड़ा है, 15 लाख रुपए का कैपिटल फंड हमें और मिल गया, तो हमारे पास टोटल कैपिटल फंड हो गया 25 लाख रुपए। इस 25 लाख में मैंने अभी 20 लाख रुपए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए लगा दिया, अभी बिल्डिंग मेरी कंप्लीट नहीं हुई है।
तो ये जो 20 लाख मेरे पवेलियन फंड में जो मेरा 25 लाख था उसमें मैंने 20 लाख रुपए एक्सपेंडिचर कर दिया पवेलियन बनाने के लिए, तो मेरा फंड रह गया 5 लाख रुपीस का। अब इस 20 लाख का क्या करेंगे? इस 20 लाख को हम एसेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरी एसेट बन गई है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो आ जाएगा 20 लाख। और ये जो 20 लाख है ये मेरा कॉर्पस फंड, जर्नल फंड या कैपिटल फंड में मेरा 20 लाख ऐड हो जाएगा। तो इसके बारे में बोला गया है ओनली एक्सपेंडिचर पार्ट बी एडिड टू द कैपिटल फंड, कॉर्पस फंड या जर्नल फंड, एंड ओनली एक्सपेंडिचर पार्ट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और मान लीजिए अगर आपकी एसेट कंप्लीट हो जाती है, एसेट कंप्लीट हो जाती है, सपोज द पवेलियन कंस्ट्रक्शन एंड इट इज डिसाइडेड टू क्लोज द फंड। अगर आपकी पवेलियन बन गया और आपको फंड को क्लोज करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि मान लीजिए पवेलियन फंड था मेरा 10 लाख रुपए, मेरे को डोनेशन मिली 15 लाख, 25 लाख, मेरा 20 लाख में पवेलियन कंप्लीट हो गया। अब मुझे फंड को क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा? जो एक्सपेंडिचर है मेरा 25 लाख में 5 लाख मेरा, वो मैं फंड को क्लोज करूंगा। कैसे करता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। मैंने क्या करना है, 25 लाख रुपए का मेरा मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि 10 लाख रुपए मान लीजिए मेरा ओपनिंग फंड था, 15 लाख रुपए मुझे डोनेशन मिली पवेलियन फंड के लिए, 25 हो गया, 20 लाख रुपए में मेरा पवेलियन कंप्लीट हो गया। अब मुझे इस फंड को क्लोज करना है, तो आपका क्या होगा? जो 20 लाख रुपए का पवेलियन बना वो 20 लाख रुपए एसेट साइड में पवेलियन के नाम से आ जाएगा। अब जो आपके पास 5 लाख रुपए फंड बचा हुआ है, अब उसकी जरूरत नहीं है, हम फंड को क्लोज करना चाहते हैं। और फंड को क्लोज कैसे करते हैं मैं अभी बताऊंगा। और इस 5 लाख को हम क्या करेंगे, पहले तो 20 लाख हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और ये जो 5 लाख हमें फंड को बंद करना है, इस 5 लाख को भी हम जर्नल फंड या कॉर्पोरेट फंड या कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। बट इसके लिए हमें क्या करना होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए हाउ टू क्लोज द फंड, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? जिस डोनर ने पैसे दिए हैं उसके लिए मेरे पास उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि मेरी पवेलियन कंप्लीट हो चुका है, मैं क्या फंड को बंद कर सकता हूं, मुझे उसकी अप्रूवल चाहिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। और उसकी मुझे अप्रूवल चाहिए, डोनर की रिक्वायर्ड चाहिए, और दूसरा अप्रूवल ऑफ बोर्ड मेंबर इज इंपॉर्टेंट, दोनों की अप्रूवल चाहिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है। और ये सारी की सारी जो केस स्टडी है वो अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी जो आपके पास पार्ट 1 आई है उसके अंदर मेंशन की गई हैं। तो मैं आप सभी टीचर्स के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को नई नई चीजें सिखाएं और उनको इस लायक बनाएं कि वो CBSE के साथ साथ जो आने वाला टाइम हमारा एडवांस में चल रहा है, जो CU सेट के एग्जाम होने हैं, जो कि जैसे कि कहा जाता है कि JEE मेन के एग्जाम होने हैं, जस्ट लाइक अभी हमारा CU सेट का एग्जाम होना है, इसके लिए हमारे को बच्चों को अच्छी प्रिपरेशन करानी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये किताब बिल्कुल उस पॉइंट पे बेस है जिससे बच्चे का मेंटल लेवल थोड़ा हाई होता है और उसको थोड़ी सी और अच्छे से समझ आती है अकाउंटेंसी की। तो मैं आप लोगों का, टीचर्स का, स्टूडेंट का ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए यहीं पर मैं इस सेशन को ओवर करता हूं। और कोई लेटेस्ट अपडेट आएंगे तो डॉक्टर विनोद सर हमारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं, और मैं भी आपके साथ जो भी अपडेट आते हैं और ऑथर के साथ डिस्कस करके मैं आपके साथ ये छोटे छोटे जो अपडेट्स हैं वो लेता आता रहूंगा। तो मैनी मोर अपडेट्स एंड चेंजेस गिवन इन अल्टीमेट बुक अकाउंट, ये सारे जो चेंजेस हैं जो डॉक्टर विनोद सर की बुक आई है अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी, उसमें सारे के सारे इन अपडेट्स का मेंशन किया गया है। तो प्लीज अपने बच्चों के साथ इस किताब को शेयर करें, और मैं टीचर से भी कहूंगा कि अगर जिनके पास किताब नहीं आई है वो मुझे पर्सनल फोन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आप इस किताब को रीड करिए। और इसी के साथ मैं इस सेशन को खत्म करता हूं और आप सभी टीचर्स का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना मोटिवेट करा, इस लायक समझा कि आज मैं आपके साथ कुछ थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पा रहा हूं। एंड थैंकफुल टू ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट। थैंक यू सर।